तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गृह विज्ञान जो बोर्ड ने जारी किया था 2024 का मॉडल पेपर, उसका A to Z सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। देख सकते हैं कि इस कॉपी पर जो गृह विज्ञान मॉडल पेपर है उसका A to Z सॉल्यूशन करा दिया गया है। तो यदि आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 में गृह विज्ञान का पेपर देना है तो आज की इस वीडियो से आप सभी को 70 में 70 नंबर पक्का होने वाला है। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कक्षा 10 गृह विज्ञान का मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने जारी किया था 2024 का। यहाँ पर समय देख सकते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का है और जो पूर्णांक है 70 नंबर का है। यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट निर्धारित किया गया है। यहाँ पर निर्देश में देख सकते हैं लिखा गया है पहला में कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ तथा ब है। ये जो प्रश्न पत्र है इसमें 2 खंड है, अ और ब खंड है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। जो ये खंड अ है इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। प्रत्येक कितने नंबर? 1 नंबर के होंगे। और यहाँ पर लिखा गया है जिनके उत्तर OMR उत्तर पात्रक पर देने हैं। आपको इस बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर OMR शीट पर देना है, जो कि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एक OMR शीट मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पात्रक पर ही उत्तर दे। ठीक है, इस बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आपको OMR पात्रक पर ही देना है। ठीक है, OMR उत्तर पात्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आगे देख सकते हैं कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। जो भी प्रश्न है उसके सामने अंक को निर्धारित कर दिया गया है कि इस प्रश्न पर कितने अंक आपको मिलेंगे फुल हल करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है कि खंड व में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो खंड व है यहाँ से आपको खंड व तैयार होता है और यहाँ से आपको 50 नंबर को वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता है उस पर आपको समय को नष्ट नहीं करना है। तो चलिए अब विकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले खंड अ को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर निर्देश में लिख दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार उत्तर पात्रक पर अंकित करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला बहुविकल्पी है कि निम्नलिखित में से सुरक्षित चेक है। कौन सा सुरक्षित चेक है? वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों है, कोई नहीं। तो वो क्रॉस चेक जो है ये सुरक्षित चेक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा क्रॉस चेक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो 2 नंबर जो आपका प्रश्न है कि रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। रोगी को ले जाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो स्ट्रेचर का प्रयोग करना चाहिए। किसका? स्ट्रेचर का प्रयोग करना चाहिए रोगी को ले जाने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4th नंबर हो जाएगा स्ट्रेचर। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका है 3 नंबर कि अशुद्ध जल से होने वाला रोग है। पोलियो है, पेचिस है, हैजा है, सभी है। तो हैजा जो है अशुद्ध जल से होने वाला रोग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर कि वॉशिंग मशीन से बचत होती है। वॉशिंग मशीन से क्या क्या बचत होती है? समय की भी बचत होती है, श्रम की भी, सर्फ की। तो ये जब तीनों इसका आंसर हो जा रहा है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वॉशिंग मशीन से बचत होती है सभी की, श्रम, समय और सर्फ, यानी तीनों की। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर है कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए। ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? बर्फ का पानी, बर्फ
ताजा पानी, घोली हुई बर्फ का पानी। तो ठंडे स्पंज में घोली हुई बर्फ का पानी प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, घोली हुई बर्फ का पानी। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर कि वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं। वाटर फिल्टर में कितने कोष्ठ होते हैं? तो वाटर फिल्टर में 4 कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि मोतीझरा का संप्राप्ति काल है। मोतीझरा का संप्राप्ति काल है 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन, कोई नहीं। तो मोतीझरा का संप्राप्ति काल 7 से 21 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 21 दिन हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर पर कि रुधिर की सुधि किस अंग में होती है? रुधिर की सुधि किस अंग में होती है? पाचन अंग में, फुफ्फुस में, हृदय में, त्वचा में। तो रुधिर की जो सुधि होती है वो फुफ्फुस में होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुस हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 9 नंबर है कि भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का, जन प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, रेडियोधर्मी प्रदूषण का। तो भोपाल दुर्घटना जो है वायु प्रदूषण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा वायु प्रदूषण। और बात करते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर है कि 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है। 8 से लेकर 14 वर्ष के बीच में जो आयु नाड़ी की होती है कितनी होती है? तो 60 से 70, 80 से 90, 62 से 80, 70 से 80। तो 80 से 90 होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 से 90। ठीक है। और बात करते हैं अगला प्रश्न जो है 11 नंबर है कि तलने की विधि है। तलने की विधि है गहरी, उथली, शुष्क, तीनों। कौन सी है तलने की विधि? तलने की विधि कौन सी है? गहरी है, उथली है, शुष्क है, तीनों है। तो जो है गहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर पर कि प्याज की पुलिट्स किस पर बांधनी चाहिए? प्याज की पुलिट्स किस पर बांधनी चाहिए? मोच आने पर, चोट आने पर, फोड़े आने पर, सभी पर। तो प्याज की पुलिट्स बांधी जाती है फोड़े आने पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोड़े आने पर। ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर है कि प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा होती है? प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी दिक्कत होती है? सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भूमि बंजर होना, सभी। तो प्राकृतिक जब असंतुलन है जाए तो ये तीनों पर आपदा आ जाती है। सूखा भी पड़ जाता है, बाढ़ भी आ जाती है, भूमि बंजर होने लगता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर कि सूती तंतु प्राप्त कहाँ से होता है? रसायनों से प्राप्त होता है, पशुओं से प्राप्त होता है, वनस्पति से, कि कोई नहीं? तो सूती तंतु प्राप्त होता है वनस्पतियों से। किसे? तो वनस्पतियों से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वनस्पतियों से हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर है कि क्षय रोग के रोगी के, जो क्षय रोग से रोगी व्यक्ति है उस व्यक्ति के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? उस व्यक्ति के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? जो व्यक्ति क्षय रोग से रोगी है, ग्रस्त है, उस व्यक्ति के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोज की, विटामिन की। तो प्रोटीन की जो मात्रा अधिक होनी चाहिए उसके भोजन में। ठीक है। प्रोटीन की। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर है आदर्श बजट माना जाता है। किसको आदर्श बजट माना जाता है? संतुलित को, घाटे का, बचत का, कोई नहीं? तो बचत का आदर्श बजट माना जाता है। किसका? बचत का आदर्श बजट माना जाता है। तो इसका राइट आंसर बचत हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न आपका जो है 17 नंबर है कि चेचक रोग फैलता है। चेचक रोग कैसे फैलता है? जल के द्वारा, रक्त के द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा। तो चेचक रोग वायु के द्वारा फैलता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वायु हो जाएगा, यानी चेचक रोग जो फैलता है वायु के द्वारा फैलता है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर है
कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए, मेज होना चाहिए, छोटी चौकी होना चाहिए, पट्टा होना चाहिए। तो भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए? पाटा उसमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाटा। तो इसका राइट आंसर पाटा हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर है कि शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? बाह्य सतः, बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल सभी कहते हैं। तो शरीर के बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य सतह कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं, यानी बाहरी कंकाल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा बाह्य कंकाल। अब बात करते हैं 20 नंबर व विकल्पी प्रश्न है कि श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है। श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है 1:4, 2:3, 1:10, 2:12। तो 1:4 के संबंध होता है, 1:4। श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध 1:4 का होता है। अब बात करते हैं जो आपका वर्णनात्मक प्रश्न है खंड ब से। ठीक है, खंड ब से अब आपको क्या करना होगा? कॉपी पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्णनात्मक प्रश्न है सभी के सभी। यहाँ से आपको 50 नंबर क्लियर होता है खंड ब से। ठीक है, तो खंड आ से आप सभी को 20 में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हो गया तैयार। अब बात करते हैं हम खंड व यानी वर्णनात्मक प्रश्न पर। ठीक है, और इस वर्णनात्मक प्रश्न को मैं इस कॉपी पर लिख कर बताऊंगा। इन सब का उत्तर आपको कैसे लिखना है ताकि आपको भी बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस जो सभी के सभी प्रश्नों को आप सब तैयार कर लीजिए। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दे दिया है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में देना है। ठीक है, कितने शब्दों में? तो 25 शब्दों में देना है। और 21 से 26 तक यानी अति लघु उत्तरीय सभी के सभी प्रश्न है, प्रत्येक 2-2 नंबर का है। टोटल यहाँ से 12 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका पहला 21 नंबर प्रश्न है, लचीले बजट से क्या तात्पर्य? सबसे पहले जब इसको हल करेंगे तो कॉपी पर क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखेंगे, जो मैं देख सकते हैं। सबसे पहले आप जब खंड करेंगे तो खंड व लिख देंगे अपने कॉपी पर। ठीक है, खंड व लिखने के बाद आप प्रश्न नंबर 21 कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 21। इस प्रकार हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 21 हेडिंग डाल लेंगे। और ये प्रश्न क्या कह रहा है कि लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि लचीला बजट जिसे परिवर्तनीय बजट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, देख सकते हैं कि लचीला बजट जिसे परिवर्तनीय बजट के रूप में भी जाना जाता है, गतिविधि के स्तर में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन की अनुमति देता है। लचीले बजट को आगामी अवधि के लिए पसंद किया जाता है। ठीक है, लचीला बजट जिसे परिवर्तनीय बजट के रूप में भी जाना जाता है, गतिविधि के स्तर में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन की अनुमति देता है। लचीले बजट को आगामी अवधि के लिए भी पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका है 22 नंबर। तो सबसे पहले कॉपी पर क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 22। इस प्रकार हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 22 हेडिंग डालेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 22 हेडिंग डालेंगे। और आपका 22 नंबर प्रश्न क्या है कि ओजोन परत का क्या महत्व है? ओजोन परत का क्या महत्व है? ठीक है, तो देख सकते हैं इसका उत्तर यहाँ पर कि ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन क्या है? संभव है। यदि ओजोन परत नहीं होता तो धरती पर जीवन संभव नहीं होता। तो ओजोन परत के महत्व देख सकते हैं कि ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन क्या है? संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या है? हानिकारक है। यदि
जो ये सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश यदि धरती पर आता तो क्या होता, वो जीवन के लिए हानिकारक होता। लेकिन उसको जो उसका प्रकाश आता है, उस प्रकाश का 90 से 99% भाग क्या करता है, जो आपकी ओजोन परत है उसको घेर लेती है, यानी पृथ्वी पर आने नहीं देती है। इसलिए ओजोन परत का इसमें क्या है, महत्व है। तो ओजोन परत का यही महत्व है। देख सकते हैं कि ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन क्या है, संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 90 से 99% भाग को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए यदि वो आती तो हानिकारक होता, लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं आती है, जो कि हमारा जीवन उससे क्या है, संतुलन है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न आपका जो है 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं। 23 नंबर आपका प्रश्न है कि नाप लेने की दो विधियों के नाम बताइए। नाप लेने की दो विधियों के नाम बताइए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 23 और लिखेंगे कि नाप लेने की दो विधियों का नाम निम्न है। नाप लेने की दो विधियों का नाम निम्न है, सीने का माप, कमर का माप। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाप लेने की दो विधियों का केवल नाम ही पूछा है, तो नाम दे देना है, सीने का नाप, कमर का माप। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं 24 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि मोच किसे कहते हैं। मोच किसे कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या सबसे पहले 24 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि मोच आपके किसी लिंगामेंट, मोच आपके किसी लिंगामेंट का फटना या उसका दर्द भरा खिंचाव होती है। मोच आपके किसी लिंगामेंट का फटना या उसका दर्द भरा खिंचाव होती है। एक मोच आपके लिंगामेंट के खिंचावग्रस्त होने या आंशिक रूप से फटने या पूरी तरह से फटने के आधार पर क्या होती है, हल्के, माध्यम या गंभीर होती है। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर दे देंगे। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर है कि खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है। खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है, यहाँ पर देख सकते हैं उसका उत्तर। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 25 नंबर है, तो 25 लिख देंगे और लिखेंगे कि खड़े होकर भोजन पकाने से निम्न लाभ है। खड़े होकर भोजन पकाने से क्या है, निम्न लाभ है। देख सकते हैं गृहिणी के कपड़े खराब नहीं होते। खड़े होकर भोजन पकाने से गृहिणी के कपड़े खराब नहीं होते हैं। बार बार बैठना उठना नहीं पड़ता है। बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता है। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर कि भोजन परोसने में सुविधा होती है। क्या होती है, भोजन परोसने में सुविधा होती है और रसोई घर में गंदगी कम होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, खड़े होकर भोजन पकाने से लाभ है। हो गया ये सब क्लियर। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर पर कि ठंडी सेंक की विधियां बताइए। ठंडी सेंक की विधियां बताइए। तो इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 और लिखेंगे कि ठंडी सेंक की विधियां निम्न है। इस विधि में रोगी के शरीर के चारों ओर ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ा हुआ कपड़ा लपेट दिया जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इस विधि में रोगी के शरीर के चारों ओर ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ा हुआ कपड़ा लपेट दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 27 नंबर है और इस 27 का उत्तर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया निर्देश में कि निर्देश प्रश्न संख्या 27 से 31 तक सभी के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 80-50 शब्दों के अंतर्गत आपको देना है, जो कि प्रत्येक 4 नंबर का है और यहाँ से 20 नंबर क्या होगा, कन्फर्म होगा। तो 27 नंबर प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्वों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो पोषक तत्व है इसके सुरक्षा के उपाय आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय इस प्रकार है, जिस प्रकार इसमें लिखा हूं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्वों की सुरक्षा के उपाय इस प्रकार है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से
कुल कैलोरी का 60 से जो 70% होता है तथा प्रोटीन से 10 से 12% क्या होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से का संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी का मात्रा 60 से 70 होनी चाहिए और प्रोटीन से 10 से 12 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वस्थ भोजन ऊर्जा बढ़ाता है, स्वस्थ भोजन ऊर्जा बढ़ाता है, आपके शरीर के कार्यों के तरीके में सुधार करता है, आपके शरीर के कार्यों के तरीके में सुधार करता है, आपकी प्रतीक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और वजन बढ़ाने से रोकता है, और वजन बढ़ाने से क्या करता है, रोकता है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 28 नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि शरीर में जल के कार्य बताइए, शरीर में जल के कार्य बताइए। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 28, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि यह मुंह, नाक और आंखों जैसे ऊतकों को नम करता है, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यह सही चयापचय गतिविधि को बनाए रखते हुए यह शरीर के अंगों और ऊतकों की रक्षा करने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, एक बार फिर से इसका प्रश्न पढ़ते हैं कि शरीर में जल के क्या कार्य है। तो देख सकते हैं शरीर में जल का क्या कार्य है, यह मुंह, नाक और आंखों जैसे ऊतकों को क्या करता है, नम करता है, ठंडा रखता है, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यह सही चयापचय गतिविधि को बनाए रखते हुए शरीर के अंगों और ऊतकों की रक्षा करने में क्या करता है, मदद करता है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 29 नंबर है। एक न्यूमेरिकल है, एक सवाल है, कह रहा है कि एक साइकिल का जो क्रय मूल्य 1600 रुपया है और यदि उसका विक्रय मूल्य 2000 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है, तो आपको लाभ प्रतिशत, तो लाभ सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है क्रय मूल्य दे दिया है 1600 और विक्रय मूल्य 2000। ठीक है, इतना लिखेंगे और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको जरूरी है सबसे पहले लाभ निकालना, तो इसलिए यहाँ पर लाभ निकाल दिया हूँ। लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय है 2000 और क्रय है 1600, यानी 2000 माइनस 1600 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 400 आपका लाभ प्राप्त हो गया। ठीक है, जब 400 लाभ प्राप्त हो गया और लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ गुणे 100 अपान में क्रय मूल्य होता है, तो लाभ लिख दिया हूँ 400 और क्रय मूल्य 100 रुपये। ठीक है, लाभ गुणे 100 हो गया और क्रय मूल्य कितना है 1600, तो 1600 लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया हूँ और चाहिए 16 बार चाहिए 400 बचा, ये 4 से 4 बार में कैंसिल कर दिया, ये 100 बाटा कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 25% इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका है। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर है कि खपची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या क्या 30 डाल देंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 30, इस प्रकार हेडिंग लगा लेंगे और लिखेंगे कि खपची का प्रयोग कई तरह के चीजों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, खपची का प्रयोग कई तरह के चीजों को बनाने में किया जाता है। देख सकते हैं कि चटाई बनाने में, टोपी बनाने में, टोकरिया बनाने में, जाल बनाने में, पुल बनाने में, मकान बनाने में इत्यादि, ये सब बनाने में खपची का किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न है कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है, इसको समझा दीजिए। भोजन पकाने का क्या उद्देश्य है, इसको समझाइए। तो लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे कि भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है, देख सकते हैं। पहला, भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना चाहिए, भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना चाहिए। आहार को अधिकाधिक स्वादिष्ट बनाना चाहिए, आहार को अधिकाधिक स्वादिष्ट बनाना चाहिए। आकर्षक बनाना चाहिए, आहार को विविधता प्रदान करना चाहिए। खाद्य सामग्री को कीटाणु रहित बनाना चाहिए और आहार का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य देख सकते हैं, भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना, आहार को अधिक स्वादिष्ट बनाना, आकर्षक बनाना, आहार को विविधता प्रदान करना,
खाद्य सामग्री को कीटाणु रहित बनाना और आहार का संरक्षण करना। इतना समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न पर बात करते हैं जो आपका 32 नंबर प्रश्न है और ये कितने नंबर का आता है यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पेपर में लिखा गया है, इस पेपर में ठीक है लिखा गया है निर्देश में कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है 32 से 34 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं और एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में आपको लिखना होगा जो कि 6 नंबर का होगा। ठीक है तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया, एक 32 दिया है और एक 33। ठीक है 32 का भी अथवा में लगाकर एक प्रश्न पूछ दिया है और 33 में भी अथवा में एक प्रश्न पूछ दिया है, यानी कोई एक ही करना है जो आपको अच्छी तरह से इसका उत्तर याद हो। ठीक है तो पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यदि ये नहीं आ रहा है तो अथवा में लगाकर क्या लिखना है कि गृह गणित क्या है, इसके महत्व को समझाइए। ठीक है तो मैं इसमें प्रश्न है इसको अथवा को बता रहा हूं। ठीक है तो कैसे अपने कॉपी पर लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 32। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, लिख लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 32 इस प्रकार। और देखो ये 32 ये है और मैं ये कर रहा हूं यानी 32 का अथवा कर रहा हूं तो लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 32 और अथवा लिख दूंगा। ठीक है इस प्रकार हेडिंग डालूंगा और लिखूंगा कि गृह गणित क्या है, इसके महत्व को समझाइए। तो आइए देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि गृह गणित क्या है, इसके महत्व को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे गृह गणित और लिखेंगे कि दशमलव, जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग ये क्या है, रुपया, पैसा, किलोग्राम, ग्राम, मीटर और सेंटीमीटर के संदर्भ में, ये सब बदलने के संदर्भ में दशमलव, जोड़ना, घटाना, गुणा, भागा ये सब किया जाता है। प्रतिशत, लाभ तथा हानि, साधारण व्यय ये सब के सब क्या है, गृह गणित है। क्या है, गृह गणित है। अब इसका महत्व को एक बार समझ लीजिए। इसका महत्व क्या है, तो महत्व में लिखा गया है कपड़े मिलते समय नाप लेने तथा लिखना तथा उसी अनुकूल कपड़ा काटना आदि क्रियाएं गृह गणित पर आधारित है। ये जितना भी ऊपर पड़े दशमलव, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, इन सब का उपयोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके महत्व में कि कपड़े को मिलते समय नापेंगे तो आपको मीटर सेंटीमीटर में नापना पड़ेगा। ठीक है और उसको काटेंगे तो नाप कर ही काटेंगे कि कितना मीटर कितना सेंटीमीटर हमको काटना है, उसके अनुकूल क्या होता है, कपड़ा को काटना पड़ता है। तो ये सब क्या आ गए, गृह गणित में आ गए। इन सब का उपयोग है, इसलिए यही हो जाएगा। इसका महत्व में लिख देंगे एक कपड़े पर। इसका उदाहरण देकर समझ गए आप। अब अगला प्रश्न पर बात करते हैं जो कि 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है कि भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। यदि ये आपको प्रश्न नहीं आता है, भोजन परोसने का सविस्तार वर्णन कीजिए, तो अथवा में भी दे दिया है। अथवा में दिया है कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, समझाइए। ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 33। ठीक है 33 करने का मतलब कि ये 33 नंबर जो है ये इसको किया जा रहा है, इसको नहीं, रोगी का आहार ये नहीं, यही किया जा रहा है। भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 33 इस प्रकार और लिखेंगे कि हमारे देश में भोजन परोसने के लिए सामान्यतः 2 विधियां हैं। ठीक है एक देसी विधि है और एक विदेशी विधि है। तो सबसे पहले देसी विधि को समझ लेते हैं कि देसी विधि अर्थात भारतीय विधि, देसी विधि अर्थात भारतीय विधि। ठीक है अब आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पर। भारतीय विधि में भोजन भूमि पर आसन या चौकी बिछाकर किया जाता है। ठीक है चौकी बिछाकर किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक सदस्य के अलग थाली में भोजन परोसा जाता है। ठीक है और यहाँ पर थाली में पकाया हुआ भोजन भली भांति सजाया जाता है आदि ये सब किया जाता है देसी विधि में यानी भारतीय विधि में। और यहाँ पर 2 नंबर हेडिंग डालेंगे विदेशी विधि और लिखेंगे कि यह विधि पराभारतीय है। यह विधि जो पराभारतीय यानी भारत में नहीं होता था लेकिन ये अब भारत में भी होने लगा है। ठीक है किंतु भारत में अब इसका काफी प्रचलन हो गया है, काफी प्रचलन हो गया है। इस विधि में एक बड़ी मेज के चारों ओर कुर्सियां लगा लेती है। ठीक है और मेज पर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को डोंगों, प्लेटों आदि में
आदमी मेज के मध्य में सजा दिए जाते हैं और आरे आरे उसके सभी व्यक्त बांटे जाते हैं। ठीक है, ये सब विदेशी विधि है। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, देख सकते हैं लास्ट नंबर प्रश्न है 34 नंबर। टोटल आपके गृह विज्ञान में 34 प्रश्न आते हैं और इस 34 नंबर प्रश्न है कि घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है, एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों अत्यंत आवश्यक है, इस पर आपको चर्चा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 34, इस प्रकार हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि घर पर सिलाई करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं गृहिणी को। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया होगा कि नाप के अनुसार सिलाई करना होता है उसको। ठीक है, मजबूत सिलाई होता है उस प्रकार आर्थिक लाभ भी होता है, बचे हुए कपड़े का सदुपयोग हो जाता है, दुरुपयोग नहीं होता है, धनोपार्जन का भी साधन बना रहता है। क्या है, घर पर सिलाई करने से एक गृहिणी को ये सब के सब लाभ होता है। ठीक है, और एक और इसी में प्रश्न कर दिया है कि एक गृहिणी को इसका अत्यंत आवश्यक ज्ञान होना क्यों है। तो देख सकते हैं कि एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक महिला को एक सफल व्यवहारिक जीवन जीने के लिए विभिन्न विषयों को समुचित, यहाँ पर लिखा गया है समुचित ज्ञान होने के लिए साथ ही साथ सिलाई संबंधी आवश्यक ज्ञान आदि ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आप सब देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपका बोर्ड ने जारी किया था मॉडल पेपर, उसका A to Z सॉल्यूशन था। ठीक इसी प्रकार हिंदी जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया था उसका A to Z सॉल्यूशन करा दिया है इस चैनल पर। अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि हिंदी से भी आप सभी को 70 में 70 नंबर तैयारी हो जाएगा। तो जो आपका ये बोर्ड ने जारी किया था गृह विज्ञान का पेपर, इस पेपर का A to Z मॉडल पेपर का सलूशन इस वीडियो में हो गया है। यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।